सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी और प्यारी बुआ का नमस्कार। नमस्कार। बुआ जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज हम आपको इतनी जो तीक्ष्ण गर्मी पड़ रही है जिससे सब परेशान है, उसमें मटके का ठंडा ठंडा पानी आपको पिलाएंगे। क्या बात कर रही हो, वाह वाह वाह, ये बात तो है। देखो मटके का ठंडे पानी की बात ही कुछ और है। फ्रिज का पानी कितना भी ठंडा पी लो प्यास नहीं बुझती है, प्यास तो इसी से बुझती है। हाँ, आत्मा तृप्त होती है इससे, है ना। पानी केवल पी लेना और आत्मा को तृप्त करना, ये दो अलग अलग भाव होते हैं। यही तो हम कह रहे हैं। हाँ जी बुआ जी। और आज गुरु अर्जुन देव जी का बलिदान दिवस है, तो उन्हें हम याद करेंगे। और इसके अलावा भी कुछ विषय हैं हमारे। जी हाँ, और जैसे बेकिंग सोडा का इस्तेमाल हम करते हैं, उसका और क्या उपयोग हो सकता है ये करेंगे। और एक सबकी अलग अलग आदत होती है। जैसे कोई क्या करता है कि नाखूनों से दांतों को साफ कर लेता है ना जी। और कुछ लोग ऐसे क्या करते हैं कि अपनी पलकों को बार बार झपकाते हैं, कुछ लोग उंगलियां चटकाते रहते हैं। तो आज हम लोग उंगलियां चटकाने पे बात कर लें थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल, इस विषय पर बात करेंगे। और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने भी इस विषय में अपने अपने अनुभव साझा किए। हाँ, क्या बात है। तो वो भी हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं गुरु अर्जुन देव जी की। तो आज गुरु अर्जुन देव जी का शहादत दिवस है। वे सिख धर्म के 5वें गुरु थे। गुरु अर्जुन देव सर्वधर्म संभाव के प्रखर पैरोकार होने के अलावा मानवता के लिए वे लगातार काम करते रहे। बचपन से ही अपने पिता का अनुसरण करने लगे और पिता से सीख लेते रहे। उन्होंने दुनिया के कई कोनों का चक्कर भी लगाया, सिर्फ इसलिए कि मानवता की भलाई कर सकें और उससे जुड़े हुए काम कर सकें। जी बिल्कुल। और अर्जुन देव जी पंजाब के प्रमुख जो शहर हैं, जैसे कि तरन तारण साहिब और करतारपुर के संस्थापक बने। 1588 में उन्होंने हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा की आधारशिला रखी थी, जिसे बाद में अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। और मंजू बिटिया, कहते हैं ना कि हमें गुरु अर्जुन देव जी के बारे में ज़रूर पढ़ना चाहिए ताकि हम उनके जो जीवन है उससे सीख सकें। क्योंकि उन्होंने बहुत सारी विषम परिस्थिति में अपने मार्ग से डगमगाए नहीं और बहुत स्थिर तरीके से आगे बढ़ते रहे और अपने ज़रूरी काम किए। समाज के लिए जो ज़रूरी थे वो भी किया और जो उन्हें ठीक लगा वो किया। जी बुआ जी, मुझे लगता है कि महापुरुषों की शायद यही निशानियां हैं कि इतने कठिन जो दौर आता है या विषम परिस्थितियां आती है, उसमें भी वो इतनी धीरता से काम लेते हैं कि वो हमारे लिए एक सबक बन जाता है या हमारे लिए एक सीख बन जाता है। और गुरुजी ने अपने जीवन काल में बहुत सारे भलाई के काम किए। इसमें गरीबों की सेवा के लिए गुरुद्वारों में दवाखाने खुलवाए और गुरु घर की गोलक यानी कि दान पेटी जो होती है, उसके पैसों का उपयोग उन्होंने परोपकार के कामों में खर्च किया। सन 1597 में जब अकाल पड़ा और कई लोग बीमार हुए तो गुरुजी ने अपने हाथों से लोगों की सेवा की और उनकी पहल का ही ये नतीजा था कि वर्ष 1601 में लोगों को एक अकाल पुरख से जोड़ा गया। और उन्होंने एक गुरुद्वारे में 4 दरवाजों को भी डिजाइन किया। जब भी आप गुरुद्वारे जाते हैं तो देखते हैं कि 4 दरवाजे होते हैं। तो वो जो डिजाइन है वो भी आपने ही किया, क्योंकि उनका ये विश्वास था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी दिशा से आ सकता है और किसी भी दिशा में वो झुक सकता है, यानी सभी के लिए द्वार खुले हैं। यानी इसमें दिशा मायने नहीं रखती है, आपका जो मन है वो मायने रखता है। और उन्होंने लोगों को ये भी शिक्षा दी कि सभी को अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान करना चाहिए ताकि जरूरतमंदों की भलाई हो सके। हाँ, तो ऐसे महापुरुष को हमारा नमन है। सतनाम श्री वाहेगुरु तू प्रभु दाता दान मत पूरा, हम थारे भिखारी जियो। मैं क्या मांगू कुछ फिर न रहा।
दीजिए नाम प्यारी जियो, तू प्रभुदाता जल थल मैयल गुप्तो बरते, गुरु शब्दी देख बिहारी जियो, तू प्रभुदाता दान मत पूरा, हम थारे भिखारी जियो। मरत प्याल आकाश दिखायो, गुरु सतगुरु पीर तारी जियो, सो ब्रह्म गजोनी है पीहोनी, कट पीतर देख मुरारी जियो। मैं क्या मांगू किछ फिर न रहाई, हर दीजिए ना प्यारी जियो। सतनाम सतनाम वाहे गुरु, सतनाम सतनाम वाहे गुरु। जन्म मरण को जग बपोड़ो, इन दूजे भगत विसारी जियो, सतगुरु मिले ता गुरमत पाए, साकत बाजी हरि जियो। मैं क्या मांगू, मैं क्या मांगू किछ फिर न रहा, हर दीजिए ना प्यारी जियो। सतनाम सतनाम सतगुरु बंधन तोड़ निरारे, बोहड़ नगर मंजारी जियो, नानक ज्ञान रतन पर गासिया, हर मन बसिया निरंकारी जियो। मैं क्या मांगू किछ फिर न रहा, हर दीजिए ना प्यारी जियो। सतनाम सतनाम वाहे गुरु, सतनाम सतनाम वाहे गुरु, तू प्रभुदाता सतनाम।
तो ये गुरबाणी बुआ जी हमने सुनी। और गुरु अर्जुन देव जी के बारे में हमारे एक श्रोता ने कुछ बातें लिख करके भेजी हैं। वो लिखते हैं कि गुरु अर्जुन देव जी की निर्मल प्रवृत्ति, सहृदयता, कर्तव्यनिष्ठा तथा धार्मिक एवं मानवीय मूल्यों के प्रति समर्पण भावना को देखते हुए गुरु रामदास जी ने 1581 में 5वें गुरु के रूप में उन्हें गुरु गद्दी पर सुशोभित किया। इस दौरान उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का संपादन किया, जो मानव जाति को सबसे बड़ी देन है। संपूर्ण मानवता में धार्मिक सौहार्द पैदा करने के लिए अपने पूर्ववर्ती गुरुओं की वाणी को जगह जगह से एकत्र कर उसे धार्मिक ग्रंथ में बांटकर परिष्कृत किया। गुरुजी ने स्वयं के उच्चारित 30 रागों में 2218 शब्दों को भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज किया है। क्या बात है। और ऐसे ही हमारे साथी ने और भी लिखा है कि सिखों के पास 5वें गुरु थे, उन्हें ब्रह्म ज्ञानी भी कहा जाता था। 15 अप्रैल 1563 गोइंदवाल साहब और 30 मई 1606 ये इनकी जन्म तिथि और पुण्यतिथि की इन्होंने बात की है। इन्होंने भाई देखो जन्म तिथि के आगे केक भी बना दिया है। अच्छा जी। चलिए अब केक की बात चलिए ना बुआ जी, तो देखिए बेकिंग सोडा का जो उपयोग है ना, वो केक में भी किया जाता है ना। हाँ। और ऐसी बहुत सारी चीजें जो हम रसोई घर में बनाते हैं, जब उन्हें स्पॉन्जी एक टेक्सचर देना होता है, थोड़ा फुलाना होता है, या खमीर जैसे उठ जाए उसमें, है ना। हाँ, तो ऐसी चीजों में हम बेकिंग सोडा का बहुत इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे काम है या कुछ ऐसे चीजें हैं जहाँ पर बेकिंग सोडा का उपयोग हम कर सकते हैं। तो मतलब आज हम लोग खाना पकाने में नहीं, बाकी जगह पे इसका इस्तेमाल करेंगे, है ना। जी हाँ, आज व्यंजन का दिन नहीं है, तो हमने सोचा कि चलो अच्छा, हमें लगा तुम अभी किसी चीज को फर्मेंट कर दोगे फट से। वैसे बातों को फर्मेंट करना भी उतना हो रही है, बराबर हो रही है, पता है। अगर बातें भी स्पॉन्जी हो जाए और उन्हें भी अगर खाने में मजा आए, जैसे जैसे भोजन अगर स्पॉन्जी बन जाता है तो खाने में, वैसे बातों का भी वैसा ही कुछ होता है कि गाने बातें और इनका एक मेल जोल जब हो जाता है तो एक स्पॉन्जी कार्यक्रम तो ये तो स्पॉन्जी ठीक है, लेकिन कुछ लोग ज्यादा स्पॉन्जी बना देते हैं, उसमें बड़ी दिक्कत हो जाती है, फिर सारा रस बाहर निकल जाता है। लेकिन जो भोजन बनाने की बात तुमने जैसे कहा, केक, पेस्ट्री, खमण, ढोकला, इन सब में हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके अलावा जो है उसकी भी और भी भूमिका है। तो वो क्या क्या होती है? जैसे वैसे तो सुना है कि दुर्गंध दूर करने में भी होता है, साफ सफाई में इसका इस्तेमाल भी बहुत होता है ना। बिल्कुल। और पसीने के जो दाग होते हैं, हाँ, उनको हटाने के लिए बेकिंग सोडा और पानी का गाढ़ा पेस्ट हम बना सकते हैं, और इस पेस्ट को दाग के ऊपर अगर रगड़ दें तो दाग निकल जाएंगे। तो खाना बनाने के अलावा ये एक पहला उपयोग हो गया। और भाई जब कपड़े की बात कर रहे हैं तो जाहिर है यही काम बर्तन के लिए भी होता है कि बर्तन गर्म करते समय या अधिक पक जाने पर जब भोजन की तली में कुछ चिपक जाता है या जल जाता है, जिसको कहते हैं, तो इस कारण से बर्तन से उसे निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो गर्म पानी में बेकिंग सोडा मिलाकर बर्तन को 20-30 मिनट के लिए भिगो कर रख दीजिए, और फिर देखिए धीरे धीरे दाग जो है वो आसानी से निकल जाएगा। हाँ, दाग आसानी से निकल जाएगा। और भी इसके जो उपयोग है हम बताएंगे बुआ जी, लेकिन अभी समय हो चला है एक अंतराल का। अंतराल के बाद हम फिर उपस्थित हो गए हैं। और देखिए, केवल साफ सफाई ही नहीं बल्कि सौंदर्य के लिए भी इसका उपयोग होता है। जैसे कि यदि नाखूनों में चमक नहीं है, या किसी तरह का संक्रमण अगर उसके अंदर हो गया है, तो बेकिंग सोडा को पानी में मिलाकर घोल बना ले और उसमें नाखूनों को कुछ देर के लिए डुबो कर रखें, तो इससे संक्रमण में भी फायदा होगा और नाखूनों की चमक भी उससे बढ़ती है। और ऐसे ही अगर संक्रमण की बात है और हमारे नाखूनों की बात हो गई, तो अगर त्वचा में भी कुछ इस तरीके से कहीं से खुजली खारिश है, तो आप ये खाने वाला सोडे को तेल में मिलाकर रख लीजिए, नारियल के तेल में, और उसको लगाइए समय समय पर, तो धीरे धीरे वो भी समाप्त हो जाएगी। और कहीं ना कहीं संक्रमण की वजह से ही हमारी त्वचा में खुजली भी होती है जी, तो उसकी भी चली जाएगी, दिक्कत जो है वो ठीक हो जाएगा। ऐसे ही एक
1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच बेकिंग सोडा डालकर घोल बना लीजिए और इससे फिर आप देखिए फ्रिज को साफ करिए, उसमें जितने भी जिद्दी दाग है ना वो निकल जाएंगे। अब यहाँ पे फिर स्पॉन्ज की बात आ गई, पता है, लेकिन इसको साफ करने के लिए फिर स्पॉन्ज चाहिए तो लेकिन ये वो वाला स्पॉन्ज नहीं है बुआ जी। नहीं, जब दबता तो वैसे ही है देखो, और क्या करता है वो खींच भी लेता है, सारी गंदगी भी अपने अंदर ले लेता है और फिर सब ले दे के बाहर हो जाता है। हाँ। तो भाई ऐसा करें कि आप जब फ्रिज में इसको लगा दें, उसका करीब 1 घंटे बाद सामान्य तरीके से इसको साफ कर लें तो दाग भी निकल जाएगा और फ्रिज में जो बदबू होगी वो भी निकल जाएगी जी, है ना। और इसके अलावा ताजे फल और सब्जियों से जो कीटनाशक उसके ऊपर छिड़के जाते हैं, उनको अगर हटाना हो, उसके ऊपर की गंदगी या उसका जैसे कुछ फलों के ऊपर मोम की लेयर भी लगाई जाती है, तो इन चीजों को अगर हटाना हो तो हल्के गर्म पानी को एक बड़े कटोरे में भर लीजिए और इसमें वो सारी सब्जियां और फल डाल दीजिए और 2 चम्मच बेकिंग सोडा इसमें मिला दें और कुछ देर भिगो कर रखते हैं। तो इससे उसके ऊपर की जो गंदगी है वो सब, और कीटनाशकों का विशेष तौर पर जैसे सब्जियां फल उगाने के लिए बहुत उपयोग होता है, जो हमारे लिए नुकसानदायक है, तो वो भी इससे साफ हो जाता है। तो भाई इसी तरह से माउथ वॉश के लिए भी प्रयोग में लाया जा सकता है। जब सफाई कर ही रहा है तो ये अपने मुंह को भी साफ कर लिया जाए। हाँ, और क्या, किसी के बगल में खड़े हो तो बदबू तो नहीं आया ना। तो इसके लिए आधा ग्लास गर्म पानी में आधा चम्मच बेकिंग सोडा मिला लीजिए और फिर इससे कुल्ला कर लीजिए अच्छी तरह से, दुर्गंध दूर हो जाएगा, सफाई भी होगी। हाँ, तो बस इस तरह के और भी कई उपयोग अगर आपको पता है तो उस तरह से आप उसका उपयोग हाँ, हमारे साथी ने बताया है कि चांदी साफ करते हैं हम लोग, चांदी के बर्तन आदि साफ करने के लिए सोडे का प्रयोग करते हैं। हाँ, तो ये भी बहुत लाभदायक चीज तो है। दाग धब्बे भी छुड़ाने में बहुत सारी, जैसे कि जो जंग का दाग लग जाता है, लोहे का जो होता है ना, रस्ट जिसे कहते हैं, वो अगर लग गया है तो भी आप थोड़ा सा साबुन लगा दीजिए किसी कपड़े में, लेकिन जिस कपड़े पे आप से छुड़ाना है उसके नीचे कुछ रख लें ताकि एक तो उसमें गीलापन बना रहे, है ना। थोड़ा सा साबुन लगा के और छोड़ दीजिए और उसके ऊपर ये थोड़ा सोडा डाल दीजिए 1 चुटकी और थोड़ा 15-20 मिनट छोड़ दें। उसके बाद टूथब्रश लेके, पुराना वाला, आप जिससे दांत साफ करते हैं वो नहीं जी, फिर सोचेंगे आपके इससे बहाने दोनों चीज हो जाएगा, तो ऐसा मत करिएगा। फिर उससे उसको रगड़ लें, फिर थोड़ी देर बाद फिर इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे तो वो धीरे धीरे साफ हो जाएगा। हाँ, और वैसे इसका खाने में इस्तेमाल होता है, लेकिन कहते हैं कि खाने में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक सीमित मात्रा में इसका उपयोग करेंगे तो ठीक है, अन्यथा ये फायदे की जगह नुकसान भी कर सकता है। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए आप बेकिंग सोडा का उपयोग कर सकते हैं। और अब हम उपयोग कर रहे हैं एक गीत का। क्या बात है। उनकी जुल्फे उनके चेहरे से हटा सकता नहीं, दिल की बेताबी किसी सूरत छुपा सकता नहीं। कितनी दिलकश है मोहब्बत की जवां मजबूरियां, सामने मंजिल है और पांव बढ़ा सकता नहीं। मेरी जिंदगी में आते तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती। मेरी जिंदगी में आते तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती। ये नसीब जगमगाते तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती। कई बार मिल चुकी है ये हंसी हंसी निगाहें,
मिली खुशी की राहें मेरे दिल से दिल मिलाते तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती। मेरी जिंदगी में आते तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती। मुझे क्या गरज किसी से हंसे फूल या सितारे, मुझे क्या गरज किसी से हंसे फूल या सितारे। है मेरी नजर में फीके ये जवां जवां नजारे। अगर आप मुस्कुराते तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती। मेरी जिंदगी में आते तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती। जश्न हो सुहाना, ये खुशी रहे सलामत, यूं ही जश्न हो सुहाना। जिसे सुन रही है दुनिया मेरे दिल का है तराना। मेरे साथ तुम भी गाते तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती। मेरी जिंदगी में आते तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती। नसीब जगमगाते तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती। बुआ जी, गीत हमने सुन लिया और ऐसे बहुत सारे कामों के बारे में हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई तुम हमारी जिंदगी में नहीं आते तो कुछ और बात होती, कुछ और बात होती या जरूरत ही नहीं है। हाँ ऐसे बहुत सारे हम काम करते हैं ना, हाँ। जिसकी हमने कार्यक्रम के शुरुआत में ही चर्चा की। उन्हीं में से एक है उंगलियां चटकाना। ऐसे ही गर्दन और कंधे की हड्डियों से भी कट की आवाज निकालना आदत पड़ जाती है। कोई बैठे बैठे पैर की उंगलियां ऐसे चटकाने लगता है बिना हाथ लगाए, ऐसा भी होता है। तो ये आदत के बारे में है। ऐसे ही इसमें क्या होता है कि कभी कभी गंभीर बीमारियों का शिकार भी बना सकती हैं ये आदतें। और इन क्रियाओं को नियमित तौर पर करने से एक स्वस्थ व्यक्ति की हड्डियां और जोड़ भी धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। हाँ, और ये अंगुलियां चटकाना कई कई तरीकों से होता है। कभी अंगुलियों में अंगुलियां फंसाकर हम चटकाते हैं, तो कभी अंगुलियों को खींचकर, कभी मोड़कर, और ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। सबका अपना एक अलग तरीका होता है। अरे बहुत स्टाइल है भाई। कोई तो एक उंगली को 3 बार चटका देता है, तीनों हड्डियों को अलग अलग। हाँ, अरे वाह, ये तो बहुत कलाकारी है भाई इसमें, तो पूछो मत। और कई लोग तो आदतन ऐसा करते हैं, और कई लोग काम के दबाव और तनावपूर्ण स्थिति में थोड़ी थोड़ी देर में ऐसा करते हैं। फिर लगता है हमें कि आदत पड़ जाती है। हाँ। और इसीलिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो उंगलियां चटकाना एक रक्षात्मक प्रतिक्रिया है। जैसे
जैसे कहते हैं ना कि तनाव है तो उससे अपने आप को बचा लिया। अति उत्साह या जिज्ञासा जैसी अवस्था में भी हमें ये राहत दे देती है। पहले हम उंगली चटकाते हैं, फिर दूसरी, फिर एक एक करके सारी उंगलियां चटकाने लगते हैं। फिर हमें लगता है कि एक तरह से सुकून मिल गया, ये कह सकते हैं कि समय पास हो गया, है ना, और हम उधर व्यस्त हो गए धीरे धीरे। यानी दिमाग थोड़ा सा दूसरी तरफ चला जाता है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें राहत मिल गई, और फिर धीरे धीरे ये आदत बन जाता है ना। बिल्कुल। और हड्डियां लिगामेंट से एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं और इनके बीच वायु मिश्रित द्रव्य होता है एक, और उस द्रव्य का नाम है सोनोवियल फ्लूइड। और ये द्रव जब अंगुलियां चटकाते हैं तो इसमें मौजूद वायु के जो बुलबुले, वो बुलबुले के रूप में वो वायु फूटती है और इससे स्पंदन होता है, और वो जो आवाज होती है वही हमें चटकने की आवाज के रूप में सुनाई देती है और बड़ा सुकून दे जाती है। तो यही सब जानकारी हमारे एक साथी ने भी लिखकर भेजी है, और भी लोगों ने बोला है। और 2 हड्डियों के बीच ये आवश्यक पदार्थ है, यही ये लिख रहे हैं। हड्डियों के बीच ऑयल ग्रीस का काम करता है, बार बार उंगलियों को चटकाने से इसमें कमी होती है। वैसे ये लिख रहे हैं कि कोई नुकसान की बात नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि नुकसान की बात, अब वैसे फ्लूइड की कमी हुई, फिर जैसे हमने कहा ना आदत पड़ गई, और एक सभ्यता जैसे है ना कि आप किसी के सामने बैठे हैं तो आप उंगलियां चटका रहे हैं, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी गलत आदत में भी शामिल है जी। और ये सामने वाले को इरिटेट भी कर सकती है। अगर आपने बार बार एक ही प्रक्रिया को दोहराया तो हो सकता है कि सामने वाले को अच्छा ना लगे। तो वो अच्छा, एक बात और भी है ना कि जैसे हमने पहले ही जैसे कहा कि एक रक्षात्मक प्रतिक्रिया है, तो देखकर पता चल रहा है कि आप घबरा रहे हैं या अति उत्साह में हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षित महसूस करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपकी मनोवृत्ति जो है वो बढ़ती चली जाती है। तो इस पर कंट्रोल करना जरूरी है। जी बिल्कुल, यानी आपने पहले ये साबित कर दिया कि हाँ, मैं किसी न किसी तनाव में हूँ, किसी दबाव में हूँ, तो ये बात भी पता चल जाती है उसे। और अंगुलियां चटकाना भी, नाखून चबाना, धूम्रपान करना या अल्कोहल जैसी जो बुरी आदतें हैं उन्हीं में से ये एक होती है। और नियमित रूप से ऐसा करने से कम उम्र में ही हाथ के जोड़ कमजोर हो जाते हैं और दूसरी चीजों पर हाथ की जो पकड़ होती है, अंगुलियों की जो पकड़ होती है, वो भी कमजोर हो जाती है। तो अगर उस दृष्टिकोण से भी देखें तो ये हमारे लिए नुकसानदायक है। नहीं, नुकसानदायक तो है। वैसे हमारे एक साथी मतलब सब यही लिख रहे हैं कि बार बार उंगलियां चटकाने की आदत मेरे बड़े भैया को थी। चटकाने के वक्त टक जैसी आवाज निकलती थी, जिसे सुनकर छोटे पटाखा फूटने जैसा एहसास होता था। वो सुनकर हम भी उस राह पर चल दिए। उंगली ही नहीं, हाथ और पैर को भी बार बार ऊपर नीचे कर घुटने कोहनी चटकाने पर आती आवाज को हम हमारी विशेष सिद्धि मानते थे। देखो, हमने कहा ना कि एक्सपर्टाइज हो जाती है जी। और हमारे एक श्रोता ये भी लिखते हैं कि एक प्रसंग जो है बचपन की गलियों में ले गया, जहाँ उंगली चटकाने से बहुत सी डांट पड़ती थी। मैं आज तक नहीं समझ पाई कि क्यों डांट पड़ती थी। शायद आज कुछ पता चले। किसी ने बताया कि यह मनहूसियत है, किसी ने बताया कि तुम्हारी उंगलियां खराब हो जाएगी तो शादी में दिक्कत होगी। आदत तो आज भी है पर थोड़ा कम, ऐसा कहते हैं। या मुझे लगा नर्वस और बोरियत होने पर उंगलियां चटकाने लगते हैं लोग। यानी इनका भी ये एक अनुभव है। अनुभव तो है ही। और बाद में बताया ना कि ठीक है, हो सकता है आपको कोई शारीरिक दिक्कत ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं फिर ये आदत बन जाती है, और वो जब आप 4 लोगों के बीच में बैठते हैं तो बड़ा खराब लगता है। ऐसे ही साथी लिख रहे हैं कि उंगलियां चटकाने की आदत वस्तुतः आदत न होकर रोग समूह का द्योतक है। उदरस्थ वायु अधोगामी होकर मलाशय से बाहर निकलना चाहिए, किंतु जब वो रक्तगत होकर अंग विशेष में स्थान संचित होती है तब व्याधि के प्राथमिक लक्षणों के रूप में इन आदतों का उदय होता है। ऐसे में व्याधि विशेष के निदान की आवश्यकता होती है ताकि उसका उपचार किया जा सके। तो बात बिल्कुल सही है कि... और हाँ बुआ जी, और बहुत सारे श्रोताओं ने और बहुत सारी बातें लिखी और बातें हम और भी करेंगे, लेकिन अभी समय है एक अंतराल का।
और अब फिर से हम इस विषय पर आ जाते हैं कि अंगुलियां चटकाने से और क्या क्या हो सकता है। तो जो बार बार अंगुलियां चटकाते हैं ना बुआ जी, तो होता क्या है ना कि हड्डियों के जो किनारे होते हैं उन पर मौजूद जो ऊतक होते हैं वो नष्ट होने लगते हैं और इससे अंगुलियों की क्षमताएं घटने लगती है और पकड़ कम होने लगती है। और यही कारण है कि जब थोड़ी सी उम्र बढ़ती है तो उन अंगुलियों में बहुत दर्द होने लगता है। दर्द होता है, जान नहीं रहती है, फिर दिक्कत होने लगती है। फिर इसीलिए वैसे हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि उंगलियां चटकाने पर घर के बड़े बुजुर्ग हमेशा टोकते रहते थे। आज भी हम लोग इसे अच्छा नहीं समझते हैं। वैज्ञानिक आधार है कि गैस का पास होना, ऐसा मानते हैं। देखो, बड़े बुजुर्ग जो है ना, पहले सिर्फ धर्म और इन सब चीजों की बात करते थे, क्योंकि धर्म भीरू लोग होते थे, उससे डरते थे जी। तो ऐसे जैसे कि विपत्ति आएगी ऐसा सोच के, या घर में शांति नहीं रहेगी, ये सब कह के करते थे। तो ये तो हो गई बात कि आप करें ही ना, लेकिन अगर आदत पड़ गई है तब क्या करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो कहीं ना कहीं एक दर्द सी होती है उंगलियों में, ऐठन सी होती है, तो हम चटकाने लगते हैं। तो उंगलियों को खुद ही दबा लें, है ना। हाँ, और अगर आदत पड़ गई है तो अब उससे छुटकारा पाने के लिए और कुछ छोटे मोटे और भी उपाय किए जा सकते हैं। एक तो ये कि आप अपना ध्यान बटाइए कि जब ऐसा मन करे कि अब अंगुलियां चटकाने का मन हो रहा है तो कुछ लिखने बैठ जाइए, कोई ड्राइंग बनाइए या और कोई किसी काम में अपना मन लगे। तो फिर लिखने के बाद चटकाएंगे, दर्द होने लगेंगी तो उंगलियां। बात तो वही हो जाएगी। इसीलिए उनको उंगलियों को थोड़ा काम में ले लें, ताकि काम में लेने से क्या होगा, उसकी एक्सरसाइज हो जाएगी और वो थोड़ा कम दुखेंगी। और अब देखो, हाँ ये बात तो सही है, लेकिन जब एक्सरसाइज हो जाए तब उनको मसाज भी कर दें, थोड़ा मालिश कर दें, क्योंकि भाई वो भी तो थकती है ना। हाँ बिल्कुल, अपने पास में कोई मॉइस्चराइजर लोशन रखें और जब ऐसा लगे तो थोड़ा सा मसाज कर दीजिए। तो उससे क्या होगा, उंगलियों की सुंदरता भी बढ़ जाएगी और एक्सरसाइज होने की वजह से आप ऐसा करने से थोड़ा भूल जाएंगे। और नहीं तो आप कोई मॉइस्चराइजर लगाएं, नहीं तो तेल भी आप सीधा लगा सकते हैं, जो आप शरीर में लगाते हैं, बाल में लगाते हैं। जब आप बाल में लगा रहे हैं तो उंगलियों की भी मालिश कर लें, और उससे बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो भी दब जाते हैं। तो बहुत सारी और भी आपको सुविधा मिल जाती है, या यूं कहें कि आपकी दिक्कतें जो हैं वो कम हो जाती हैं। हाँ, है ना। और फिर इसके अलावा और कि जैसे कुर्सी पर बैठे बैठे जब बहुत देर तक काम करते हैं तब ये करने का मन होता है कि अब थक गए। और कई लोग तो है ना, कुर्सी पर बैठे हुए ही कुछ हाथों को ऊपर करके अपने शरीर को पूरा तानते हैं और इससे भी उन्हें बहुत रिलैक्स फील करते हैं वो। बिल्कुल। तो अगर उस समय आपकी उंगलियां चटकाने का मन हो तो थोड़ा उठ जाइए, चहलकदमी कर लीजिए, 2-4 कदम घूम आइए, तो ये आदत आपकी धीरे धीरे कोशिश करने से ये जरूर चली जाएगी। तो ऐसे जैसे कि शरीर में जैसे कहते हैं ना कि स्ट्रेचिंग कर ली, तो ऐसे उंगलियों को भी आप खींच भी सकते हैं। ऐसे पकड़ के पूरी उंगलियों को अपने पूरे हाथ में, और सारी उंगली से करके एक एक उंगली आप खींच लीजिए, पूरी उंगलियों में मसाज करिए। जापान की बहुत अच्छी ये पद्धति है कि सुबह उठ के ये लोग सारी उंगलियों को दबाते हैं, मालिश करते हैं उनकी। तो ये प्रक्रिया आपको बाकी चीजों में भी राहत देगी। हो सकता है कि इस जो गलत आदत है वो तो छूटे ही छूटे, कुछ आपको और स्वास्थ्य लाभ हो जाए। हाँ, और एक अच्छा संगीत भी सुन सकते हैं, उससे भी थोड़ा ध्यान इधर उधर हो जाता है। मेरे
तो बुआ जी जब उंगलियां चटकाने का मन हो तो थोड़ा ऐसा ताथैया भी डांस कर लें, क्या बात वो है, भी किया जा सकता है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मेरी बेटी सीए है और वो सब कुछ दिमाग में उसके चल रहा है, कुछ सोच रही होती है काम का, तब उसको उंगली चटकाने की बहुत आदत थी लेकिन अब कम हो गई है। वही जैसे व्यस्त रहना है तो दिमाग तो व्यस्त है लेकिन शरीर क्या करे, हाँ। तो उंगली चटकाने लगता है। बात बिल्कुल सही है। ऐसे ही इन्होंने लिखा है कि मेरी ताऊ जी का लड़का अक्सर टीवी देखते समय उंगलियां चटकाता था, तब मुझे बहुत इरिटेटिंग होती थी। मैं सोचता था कि ऐसा क्यों कर रहा है, इससे क्या मजा आ रहा है, उंगलियों के चटकाने की आवाज से टीवी देखने का सारा मजा किरकिरा हो रहा है। लेकिन एक बात मंजू बिटिया ये कहेंगे हम कि जैसे इनके ताऊ जी का लड़का करता है, तो आप अभी उसकी आदत नहीं है तो आप ले लीजिए उसका हाथ और उसके हाथ को आप थोड़ा थोड़ा दबा दीजिए, कहीं ना कहीं उसको दर्द हो रहा होगा तो उंगलियों को दबा दीजिए, सहला दीजिए, आप मसाज कर दीजिए, फिर देखिए धीरे धीरे उसको अच्छा लगने लगेगा और वो छोड़ देगा ये आदत। वैसे बुआ जी प्यार का जादू तो होता ही कुछ ऐसा है कि ऐसी कोई भी तकलीफ हो लेकिन घर का व्यक्ति, कोई दोस्त, कोई अपना प्रिय व्यक्ति जब इस तरह से सहलाते हुए समझा दे तो हो सकता है कि उसका असर ज्यादा हो और वो आदत को छोड़ दे और क्या पता फिर से और करे, क्योंकि ये बार बार हाथ दबाएंगे ये भी तो हो सकता है। जी। लेकिन नहीं, ये हमारा भी अनुभूत किया हुआ है। ऐसे एक जन का देखा था तो उनकी बहन करती थी और उनके भैया जो थे बड़े, वो बड़े प्यार से जाते थे और उसका हाथ दबा देते थे, बहन का, अपनी छोटी बहन का, उंगलियों को ऐसे से करके दबा देते थे, क्योंकि समझ रहे थे कि उसकी आदत पड़ चुकी है। और जब जैसे होता है ना कि हम एक दिन टहलने जाते हैं एक हफ्ते तक, जिस दिन नहीं जाओ तो दर्द होता है बदन में या पैर में जब आप व्यायाम करते हैं, तो वही हाल है जब आपकी आदत पड़ चुकी है तो जब जिस दिन आप नहीं करेंगे आपको दर्द होगा जी। तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि उसको दबाया जाए, उसके पूरा ध्यान रखा जाए, तब धीरे धीरे ये आदत छूटेगी। ऐसा हुआ जी मेरे साथ तब हुआ था जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी और 6 दिन मुझे साइकिल चलाने की आदत थी, साइकिल चलाकर कॉलेज जाती थी, लेकिन 7वें दिन जब रविवार को छुट्टी रहती थी तो मुझे शरीर में दर्द होता था। पहले तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन बाद में पता चला कि अच्छा मुझे ये जो साइकिलिंग की जो एक्सरसाइज की आदत है ये रविवार को नहीं हो पाती है, इसलिए ऐसा होता है। तो ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है, बिल्कुल होता है। और गर्मी का जब मौसम हो, लंबे लंबे दिन और दिन में सूखता हुआ कंठ हो, ऐसे में एक गिलास ठंडा पानी मिल जाए तो बस दिल, दिमाग और शरीर को ताजगी से भर देता है। लेकिन हमारे कार्यक्रम में भी कुछ हम इसी तरीके का ताज़ा तरीन सुकून देने वाला कार्यक्रम लेकर हाजिर हो रहे हैं हर सोमवार। कथा सुधा, कहानियों का दरिया, लहरों में गोते लगाएंगे, कभी हंसेंगे तो कभी आंखें नम कर जाएंगे, कभी परिवार तो कभी सामाजिक सरोकार की बातें होंगी। सरकार, अभी तो मेरे पास रुपए है नहीं, मेरा नीम का पेड़ गिरवी धरा हुआ है, इतना पुराना पेड़ गांव भर में दूसरा नहीं है। अरे सरकार, पेड़ न कटवाइएगा, रुपए मैं दे ही दूंगा। सुनिए ऐसी ही कुछ कहानियां हर सोमवार दोपहर 3 बजे कार्यक्रम सखी सहेली में। कथा सुधा। तो प्रत्येक सोमवार को ये कथा सुधा जो कार्यक्रम है ये सुनना ना भूलें। और गर्मी के दिन जब हैं इतने लंबे लंबे तो पानी पीना बिल्कुल ना भूलें, वो भी मटकेगा। हाँ, वो भी मटकेगा। और चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है, ऐसे में शरीर को पानी की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, क्योंकि भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए हमारा शरीर ठंडा रखना पड़ता है। पसीने के जरिए शरीर ठंडा रखा जाता है तो उसमें बहुत सारा पानी जो है वो चला जाता है, इसलिए पानी की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। और फिर शीतलता पाने के लिए हम सब फ्रिज में रखा हुआ पानी पीते हैं जो नुकसानदायक है, क्योंकि अलग अलग तापमान होता है, कभी बहुत ज्यादा ठंडा तो कभी कम ठंडा। इस वजह से गला खराब होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। हाँ, और वहीं अगर मटके में रखे पानी का तापमान जो होता है वो हमेशा एक जैसा होता है, जिससे हमें कोई नुकसान नहीं होता है। ये हमारे गले को ठंडक देने के साथ साथ पेट को भी ठीक रखता है। मटके के पानी की वजह से हम लू, एसिडिटी, सर्दी जुकाम, गला खराब होना जैसी समस्याओं से बचे रहते हैं। और विशेषज्ञों का मानना है कि गर्मी से खुद को और परिवार को बचाने के लिए मटके का पानी तो भाई सर्वोत्तम है। और गर्मियों में ठंडा ही पानी पीने का मन करता है, और ये पानी फ्रिज की बजाय मटके द्वारा ठंडा किया जाए तो इससे कई तरह के फायदे होते हैं, क्योंकि ये मिट्टी से बना होता है
और मिट्टी में ऐसे कई तत्व होते हैं जो रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा करते हैं। तो आजकल लोगों के घरों में मिट्टी के बने घड़े पहले की अपेक्षा काफी कम दिखाई देते हैं, क्योंकि लोग अब मिट्टी से जुड़ना कम पसंद करते हैं और थोड़ा सा इसकी साज संभाल तो है, थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। नाजुक है भाई, मिट्टी का मामला है, मिट्टी की पवित्रता है, उसके पोषक तत्व और उसकी उपयोगिता को भी हम भूल रहे हैं। तो हम बड़ी आसान और सुलभ जिंदगी जीना चाहते हैं, है ना? लेकिन जितनी सुलभ जिंदगी हम जीना चाहते हैं उतनी ही परेशानियों से घिरते भी जा रहे हैं। तो मिट्टी पर काफी शोध हुए हैं बुआ जी, और हो भी रहे हैं अभी, और इनसे ये बात सामने भी आई है कि मिट्टी के बने बर्तनों में भोजन करने से और मिट्टी के घड़े के पानी से हमें कई बीमारियों से राहत मिलती है। मिट्टी की खास बात ये होती है कि ये पानी में उपस्थित हानिकारक तत्वों को प्रभावहीन करके नष्ट कर देता है, और इसीलिए वो पानी हमें फायदा पहुंचाता है। सिर्फ पानी के संचयन के लिए ये नहीं होते मिट्टी के बर्तन, इन्हें हम पुराने जमाने से ही खाना बनाने में भी उपयोग में लाते रहे हैं। एक बार मिट्टी की हांडी में बनी दाल अगर आप खा लें तो भाई फिर तो स्वाद आपके मुंह से जाएगा ही नहीं, फिर तो आप बार बार उसी की ही मांग करेंगे। इसी तरह मिट्टी के तवे की बनी रोटी की भी बात कुछ ऐसी ही होती है। हाँ, और मिट्टी से बने घड़े या मटके बेहद शुद्ध होते हैं, परंतु इनकी देखरेख करना भी आवश्यक है। समय समय पर इन्हें अंदर बाहर से साफ करते रहना चाहिए। और एक शोध में ये भी पाया गया है कि मटके के पानी में सहजन के अगर कुछ पत्ते मिला दिए जाए तो ये पानी 99.9% शुद्ध हो जाता है, और ये प्रक्रिया मात्र 20 मिनट में पूरी हो जाती है। क्या बात है। हाँ। अब इससे आसान सस्ता उपाय कुछ नहीं हो सकता। हाँ, है ना? और सबसे सुरक्षित है ये। तो ये कितनी ये हमारे पूर्वजों ने देखिए कैसी कैसी खोज करके रखी है, और अगर उन चीजों को हम अपना ले तो ना तो किसी बड़े इक्विपमेंट की हमको जैसे कि फ्रिज लाना हो तो हजारों रुपए खर्चा करना नहीं, लेकिन फिर तो हम सोचते हैं अरे वाह फला के घर में हमारे घर में नहीं है तो कैसे चलेगा, और मटका तो दिखता ही नहीं है। जी हाँ, इन बातों को तो हमें दरकिनार करना ही पड़ेगा। हाँ, तो भाई हम प्यास बुझाना हो तो बस भागते हैं फ्रिज की ओर, लेकिन भाई सबसे अच्छा होता है मटके का पानी, सबसे कारगर होता है। मटके के पानी से त्वचा संबंधी भी कई परेशानियां जो होती हैं उनका भी समाधान हो जाता है। और भी क्या क्या होता है हम बात करेंगे, लेकिन एक गीत सुन ले पहले। बिल्कुल। पीतल की मेरी गागरे दिलड़ी से मोल मंगाई रे, पीतल की मेरी गागरे दिलड़ी से मोल मंगाई रे, पाँव में घुंघरू बांध के अब पनिया भरन हम जाई रे, पाँव में घुंघरू बांध के
बुआ जी, आज बेशक हम मिट्टी के बने हुए मटके की बात कर रहे हैं, लेकिन पीतल और तांबे की जो गगरी होती थी जी। उसका भी अपना महत्व होता था। कहते हैं कि बिल्कुल। वो जो मेटल है उसका पानी भी शरीर के लिए बड़ा लाभदायक होता था, इसीलिए पुराने जमाने के लोग पीतल और तांबे की गगरी भी रखा रखते करते थे, थे। बिल्कुल रखते थे। और ये जो मटके का पानी होता है, ये पाचन क्रिया और गैस की समस्या को भी दूर रखता है, साथ ही एसिडिटी जैसी परेशानी भी नहीं होने देता। मिट्टी में सूजन रोधी गुण होते हैं, यानी कि एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जिसके कारण शरीर में दर्द, ऐंठन या सूजन जैसी जो समस्याएं होती है वो नहीं होने देता है। क्योंकि अक्सर देखेंगे ना, आप अपने शरीर को दबाते हैं तो कहीं कहीं दर्द होता ही रहता है। ये सिर्फ इसीलिए होता है, कहीं ना कहीं सूजन रहती है। और इसी के साथ साथ हड्डियों के लिए भी लाभकारी है। और नियमित रूप से अगर हम पीते हैं मिट्टी में रखा हुआ जो पानी होता है, मिट्टी के बर्तन वाला, तो हमारी प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। और मृदा का बना मटका जो है वातावरण के अनुकूल तापमान रखता है। हाँ, है ना, ये यानी बड़ी कि अच्छी बात होती हाँ, है। बिल्कुल, जैसे फ्रिज का एकदम ठंडा पानी पी लिया, गला खराब हो गया, सर्दी हो गई, तो वो सारी समस्याएं इसमें नहीं होती है। बिल्कुल सही। और मटके का पानी प्राकृतिक रूप से ठंडा होता है, इसलिए ये नुकसान नहीं करता। इसमें मौजूद जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं मटके में, वो पानी को वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ठंडा बनाए रखते हैं। यानी प्राकृतिक रूप से ठंडा, तो प्रकृति से अगर जुड़ गए तो सारी समस्या समाप्त हो गई। और जैसे मिनरल पानी की हम बात करते हैं, मिनरल्स और शरीर में डिटॉक्स करने के लिए जो क्षमताएं होती हैं, वो सारी चीजों की जो है समस्या नहीं रहेगी अगर हम मटके का पानी लगातार पिएंगे तो। और इसके अलावा मटके में पानी रखने से पानी के विटामिन और मिनरल्स वैसे ही बने रहते हैं और शरीर को ठंडक मिलती है और हम लू से बचे रहते हैं। मटके का पानी पीने से आयरन की जो कमी होती है वो भी नहीं हो पाती, क्योंकि मिट्टी में जो आयरन होता है वो पानी में घुलता रहता है और हमारी आयरन की पूर्ति होती है, यानी कि एनीमिया जैसी समस्या से भी हम बचे रहते हैं। लेकिन बात वही है कि जो हम लोग बार बार जिस समस्या की बात कर रहे हैं कि लोग मटके के पानी को भूलते जा रहे हैं, यानी कि मटके को भूलते जा रहे हैं और तरह तरह के वाटर फिल्टर का हम प्रयोग कर रहे हैं, जबकि ये प्रकृति का दिया हुआ वरदान है, नेचुरल फिल्टर है। इसका पानी दवा की तरह काम करता है। तो कृपया इसका सेवन करिए ना। नेचुरल फिल्टर है तो हम जो आर्टिफिशियल फिल्टर है उसका उपयोग हम क्यों करें? वैसे मटके का पानी प्राकृतिक रूप से अल्कलाइन होता है, यानी क्षारीय होता है, और ये पेट के अतिरिक्त एसिड को शांत करता है। इस वजह से हम गैस, एसिडिटी से भी बचे रहते हैं, क्योंकि ऐसा कहते हैं डॉक्टर्स, ये कहते हैं कि शरीर में एसिड की बजाय अल्कलाइन की मात्रा, यानी कि क्षार की मात्रा अधिक होना चाहिए, तो वो व्यक्ति ज्यादा स्वस्थ रहता है। तो इसलिए हम मटके का पानी पिएं, लेकिन अब जरूरत इस बात की है कि समय समय पर हम उसकी सफाई भी करें, क्योंकि एक ही पानी अधिक दिनों तक अगर भरा रहता है तो उसकी परतें जमने लगती हैं, काई लग जाती है, नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए सावधानियां जरूरी हैं। बिल्कुल, एक ही मटका बहुत लंबे समय तक हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कुछ महीनों के बाद उसे बदल देना चाहिए। मटके को हमेशा ढक कर रखना चाहिए और पानी निकालने के लिए मटके में हाथ ना डालें, ये सबसे बड़ी जो सावधानी है वो है। बल्कि किसी लंबी डंडी का जो बर्तन होता है उससे निकालें, या फिर इससे भी बेहतर ये होगा कि आजकल तो नल वाले मटके बाजार में बहुत आसानी से उपलब्ध हैं, जिसमें टोटी लगी रहती है, तो कहीं से भी कोई गंदगी की संभावना नहीं रहती है। हाँ, उसके अंदर जो पाइप आदि है उसकी सफाई का जरूर ख्याल रखें। और एक बात और है, सफाई की जब बात चली तो ये भी ध्यान आ गया मंजू बिटिया कि अक्सर लोग उसको ठंडा करने की दृष्टि से उसके ऊपर कपड़ा लपेट देते हैं, तो उसकी सफाई का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि उसमें फंगस या बैक्टीरिया का जो है संक्रमण जो है लग जाएगा, ऐसा खतरा रहता है। तो उसकी सफाई का भी ख्याल रखना जरूरी है। अगर दिन भर एक दिन इसको इस्तेमाल करने के बाद उसे हटा दें, धो करके उसे अच्छी तरह धूप में सुखाने के बाद उसे दोबारा इस्तेमाल करें। और एक और विशेष बात यह कि मटके के पानी को ठंडा करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती, ये सबसे बड़ी बात है। अगर बिजली, इससे क्या होता है कि बिजली की बचत भी होती है, और गर्मी के दिन में अगर कहीं बिजली की कमी है या नहीं आ रही है तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मटके का पानी उतना का उतना ठंडा ही रहेगा। तो ये भी हमारे लिए फायदेमंद है इस दृष्टिकोण से भी देखें। बिल्कुल सही बात है। लेकिन हम लोगों ने जैसे कहा ना कि खत्म हो रहा है, तो हमारे एक साथी लिख रहे हैं आज हर घर में 2-2 फ्रिज मिल जाएंगे, लेकिन मिट्टी के मटके का महत्व तो आज भी खत्म नहीं हुआ है। हर किचन में आज भी एक मटका तो रखा हुआ मिल ही जाता है। वैसे भी मटके का पानी ही सही तरीके से प्यास बुझाता है फ्रिज के पानी के मुकाबले में। हाँ, और बुआ जी देखिए, हमने पुराने जमाने में ये देखा है, थोड़े अगर साल पीछे चले जाएं तो जो मटके बनते थे ना बाजार में, गर्मी के दिनों में
अक्सर सड़क के किनारे बहुत सारे मटके बिकते बेचे हैं, जाते थे हाँ। और उसके ऊपर सुंदर तरीके से मतलब डिजाइन पेंटिंग बनी की होती है, हाँ, हाँ। यानी जैसे लाल रंग का मटका होता है उसके ऊपर सफेद जो चूना होता है ना, उससे एकदम रफ अलंकार तरीके से बनाते हैं, हाँ, हाँ। कुछ फूल पत्तियां वगैरह ये बना दी जाती है, तो उससे उसकी जो सुंदरता है वो इतनी बढ़ जाती थी, घर में रखते थे, बड़ा सुंदर भी लगता था और सुकून भी देता था वो। बिल्कुल। वैसे हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखा है कि हम तो घड़े के पानी को रात को भर कर रख देते हैं घड़े में पानी को, और एक घड़ा मैं दुकान पर रखता हूँ और सुबह 7 बजे से रात को समझे कि छाया गीत के समय तक मेरे पीने के लिए काफी होता है। और बुआ जी हम यहाँ ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके घर से बाहर कोई राहगीर गुजर रहा है, उसे गर्मी के दिन है, प्यास लगी है, देख लीजिए, जरूरत है, तो जो भी व्यक्ति जा रहा है उसे 1 गिलास पानी देना आप ना भूले, और साथ ही पक्षियों के लिए भी थोड़ा पानी रख दें, वो भी बेचारे प्यासे होते हैं, तो पानी का उपयोग हम इस तरह से भी कर सकते हैं। और उनके लिए भी मिट्टी का बर्तन रखें, ये भी हाँ, मिट्टी का बर्तन भी रख सकते हैं और ये बर्तन, बाकी बर्तन भी रख सकते हैं। हाँ। लेकिन पंछियों के लिए रखें जरूर। वैसे हमारे एक साथी ने बहुत ईमानदारी से पूछा है, अब ईमानदारी से बताना पड़ेगा। दीदियों सच बताना, आपके घर भी नहीं होंगे मिट्टी के बर्तन? नहीं, मेरे तो घर तो भाई है। ऐसा नहीं है, आप लोग हमको कहीं से अलग ना समझे। हाँ। और जो हम लोग बातें करते हैं, कोशिश ये करते हैं कि उन सब पर अमल भी करें। हाँ। 100% तो नहीं होता है, लेकिन कोशिश ये रहती कि जो हम करते हैं उसे ही बताएं। हाँ, आपको। और बुआ जी हमें तो अपने गले का विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ता है। हाँ। अगर हम फ्रिज का पानी पिएंगे तो जी। गला खराब हो जाएगा और फिर बोल नहीं पाएंगे, दिक्कत आपसे आएगी। बातें कैसे करेंगे? जी। चलो रे 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 ओ चलो रे चलो रे चलो रे चलो रे किसी प्यासे परदेसी के आने से पहले पनघट से घर को चलो रे चलो रे चलो रे चलो रे चलो रे किसी प्यासे परदेसी के आने से पहले पनघट से घर को चलो रे एक दिन आई थी चमेली पनिया भरन को अकेली, कहाँ गई फिर वो सहेली, अभी तक है ये पहेली। ओ कैसा जुल्म हुआ, हाय हाय बरजोरी, हाय 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 हाय। ओ चलो रे चलो रे चलो रे चलो रे किसी प्यासे परदेसी के आने से पहले पनघट से घर को चलो रे। चमेली के प्रेम की
पे घर का चलोरी। तो बुआ जी बस ऐसे ही पनिया भरन की बात हो गई है, और जब पनिया भर जाए तो उसके बाद वही हमारा कहना है कि कोई भी प्यासा व्यक्ति आए तो उसे पानी बुझा कर ही आप भेजें। और इसी के साथ आज के कार्यक्रम का हम समापन करते हैं। इजाजत दीजिए आप सभी को। मंजू द्विवेदी और प्यारी बुआ का नमस्कार। सखी सहेली।